इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी का चुनाव, या अगर ये सच है तो फिर ऐसा क्यों कि सोनिया गांधी जी एक मैसेज दे रहे हैं खड़गे साहब के साथ जाकर? मान लीजिए आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्या तय करेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा को लीड शशि थरूर करेंगे या खड़गे साहब करेंगे, राहुल गांधी नहीं करेंगे? हमारे पास रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो पीपीसीसी के लोग हैं वो फोन कर रहे हैं कि शशि थरूर को वोट ना डालो। पंजाब आप फोन करेंगे कांग्रेस के बड़े लीडरों को कि ये क्या हो रहा है? सबसे फोन कर रहा हूं ना आप इंटेलेक्चुअली चीजों को आर्टिकुलेट होके डील करते हो। कांग्रेस में ना कोई ऐसे होना चाहिए ना कोई ऐसे होना चाहिए, बस यहां रहना चाहिए। आपको लगता नहीं जैसे आप कॉलोनियलिज्म पर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के फ्यूडल माइंडसेट पर भी बोलना चाहिए आपको? आक्षेप नहीं करना चाहता जब मैं उनके साथ काम भी करना चाहता हूं। लोग आपका फिक्र करते हैं कि कहीं शशि थरूर बीजेपी ने चले गए। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास बुक लेके चले जाते हैं, कभी बीजेपी के लीडरों के पास, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे। जब मैं ये भाषण दिया इंग्लैंड में, मोदी जी ने मुझे तारीफ किया। उसने कहा कि ये बिल्कुल अच्छी चीज कहे और सही जगह में। ये आपको फिक्र है कि इतना हिंदू पोलराइज हो गया, राहुल गांधी को भी जनेऊ पहन के मीडिया को दिखाना पड़ता है? हिंदू इस देश में 80% है और मोदी जी के पूरे वोट पूरे देश में 37% है। मेजॉरिटी हिंदू इस देश में मोदी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ रहा है। पर आपको लगता नहीं जो आपने बोया था वही काट रहे हैं? अरुंधति राय ने लिखा था कांग्रेस जो जो रात में करती थी, बीजेपी वो दिन में करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो रात में करते रहे, जो मैं आपको गिनवाई, उसमें 84 भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही थी तो आज हार्ड हिंदुत्व आपके सामने खड़ा है, वो आपने पैदा किया। मान लेता हूं कि कुछ चीजें हुई हैं शायद जो होना नहीं चाहिए था। आप अपनी किताब इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड्स में ब्लू स्टार का जिक्र भी करते हैं और इंदिरा गांधी का जिक्र भी। कुछ नहीं था। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में माफी मांगा ऐसी कम्युनिटी से कि जो भी हुआ कांग्रेस सरकार थी उस वक्त, ये नहीं होना चाहिए था। तो उससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? इज कांग्रेस पार्टी अपॉर्चुनिस्ट कम्युनल? कभी मॉरली जब कांग्रेस गुजरात पर बात करती है, बाबरी पर बात करती है, बीजेपी के कम्युनलिज्म पर बात करती है, हिंदू तबा की पॉलिटिक्स पर बात करती है, तो कहीं मॉरली कहीं ना कहीं आके वो उसके सामने 84 खड़ा हो जाता है। मैं तो पंजाब का बहुत बड़ा फैन। अब पंजाब तो हम सब जानते हैं कि चढ़ती कला दी जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि पंजाब की चढ़ती कला आ जाए, तो मैं पंजाब को खुश करना चाहता हूँ। आप तो कैसे देखते हैं कैप्टन साहब बीजेपी में चले? वो तो दुखित बात है मेरे लिए। मैं उनको बहुत बहुत इज्जत देता था। बीजेपी आपको बहुत सारी चीजों पर ट्रोल करती है, सबसे ज्यादा करती है अगर कोई भी आपकी फोटो किसी महिला के साथ आ जाए, है ना? वो खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकीदार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। राहुल जी को पप्पू बनाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ मुझे कोई कैसनोवा बनाने की कोशिश की। भाषण के बाद कोई महिला आके सेल्फी खींचते हैं, उनके फेसबुक से लेके उनको ट्रोल करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? शशि थरूर को किसी बात बहुत बातों से जो नेम फेम है शशि थरूर का पॉलिटिक्स से बियॉन्ड, जो दुनिया शशि थरूर को एज आइडेंटिटी जानती है, एज ए राइटर, एज ए इंटेलेक्चुअल, उसने कभी दिमाग खराब किया है शशि थरूर का? शशि थरूर के लिए इश्क का मीनिंग स्पिरिचुअल, फिक्शनल, टैक्स क्या है? क्या है? क्या है? मतलब अब क्या मैं कहूँगा, इश्क की डेफिनेशन क्या है? आप जिंदगी में रोए हैं कभी? आखिरी बार कब रोए थे, अगर रोए थे? डर लगता है किसी बात से? प्रो पंजाब टीवी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, तमाम ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ शशि थरूर ने गलबात करांगे पंजाब के मुद्दों बारे भी और कांग्रेस पार्टी के बारे भी कि वाकई ये चोण इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करेगी।
स्वागत है सर, बहुत बहुत प्रो पंजाब टीवी तो। बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर आज। पहला सवाल ये सर, क्या ये फेक इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाने के लिए है कांग्रेस पार्टी का चुनाव, या अगर ये सच है तो फिर ऐसा क्यों कि सोनिया गांधी जी एक मैसेज दे रहे हैं खड़गे साहब के साथ जाकर? देखिए, सोनिया जी तो मुझे कहा कि उनके तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है और वो खुद और उनके परिवार निष्पक्ष रहेंगे। इसका मतलब है कि जब ये से नहीं है तो मेरे ख्याल में अगर मैं भी दिल्ली में होता उस वक्त शायद मेरे साथ जाती थी वो गांधी समाधि। अगर मैं कर्नाटक में था, मैं तो राहुल गांधी के साथ केरला में भारत यात्रा में चला, इसलिए मैं कर्नाटक में जाने की ज़रूरत नहीं महसूस हो गया। खड़गे साहब तो कर्नाटक से हैं तो नेचुरली मैं वो वहाँ गया, मुझे तो इतना बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ लोग कहने लगे हैं कि देखिए ये है हमारे ये तो माना जा रहा है ना कि खड़गे साहब ही अगले प्रेसिडेंट हैं। देखिए, चुनाव के वोट्स गिनने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे कौन कौन ऑफिशियल प्रेसिडेंट है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर लोग हमें सुनने के लिए तैयार है और उनको भी सुनने चाहिए, कोई इतराज़ नहीं, वो लोग सुनेंगे कि पार्टी के भविष्य के बारे में हमारी क्या सोच है। मैं जो आया हूँ पार्टी की मजबूती करने के लिए, मैं तो खड़गे साहब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उनके साथ काम भी किया हूँ। जब वो लोकसभा में थे, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। मैं तो उनके लिए मैं सर प्रिंसिपल सवाल कर रहा हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी ना की कोई चीज नहीं है किसी पार्टी में, वो लेफ्ट हो, राइट हो, वो आरएसएस हो, बीजेपी हो, वो दिखाने के लिए है। इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं नहीं है और कोई दिखाते भी नहीं है। तो ये मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस दिखा रही है कि ये इंटरनल डेमोक्रेटिक है नहीं है? पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में अब तक ज्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं नहीं हुआ, हम ज्यादा देख नहीं पाए। तो अभी जब पार्टी ने तय किया है कि हम एक चुनाव करेंगे और चुनाव लड़ेंगे दो लोग, तो मेरे ख्याल में ये तो डेमोक्रेसी का अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है तो सबसे बड़ा मैसेज तो राहुल दे रहे हैं आजकल। राहुल आपसे बड़े हैं, दोनों आप चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, यानी मॉरली भी वो आपको दिखा रहे हैं कि मैं आपसे मॉरली भी बड़ा हूं, गांधी परिवार मॉरली भी बड़ा है, स्ट्रक्चरली भी बड़ा है, सब तरह से वो बड़े हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो ये क्यों नहीं भारत जोड़ो यात्रा रोक दी जाती कि जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लीड करेगा, राहुल गांधी को लीड करेंगे उसको? वो तो अलग बात है, क्योंकि उस विषय पे मैं तो नहीं तय किया। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट, मैं कह रहा हूं क्या प्रेसिडेंट तय करेगा? मान लीजिए आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, क्या तय करेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा को लीड शशि थरूर करेंगे या खड़गे साहब करेंगे, राहुल गांधी नहीं करेंगे? मैं एक चीज कहूं कि अगर हमें प्रेसिडेंट का काम करना है तो 150 दिन रास्ते में पैदल जाने के लिए वक्त नहीं मिलेंगे। मैं ये साफ कहता हूं कि अगर राहुल जी ये शुरू किया है, अच्छी बात है कि राहुल जी ये कंटिन्यू करके रहें। और हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव तो 20 दिन का अफेयर था, अभी 17 तारीख को वोटिंग होगी, 19 तारीख को काउंटिंग। सर सवाल ये नहीं है कि बात यह है कि उसके बाद 150 दिन, मतलब 120 दिन। सर सवाल 150 दिन का नहीं है, सवाल बड़े का है। मॉरली कौन बड़ा हो रहा है आपसे? वो कह रहे हैं मॉरली मैं बड़ा हूं, आप खेलिए, खड़गे साहब खेले, थरूर साहब खेले, क्या फर्क पड़ता है? डिसाइड तो हम करेंगे, मॉरली तो हम बड़े हैं, हम तो देश के लिए निकले हुए हैं। देखिए, मॉरली जो भी बड़े हो, मैं तो इसको ही चुनौती में नहीं मान रहा उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पार्टी को मजबूत करें। मॉरल बात तो एक अच्छी बात है, और मेरे ख्याल में अगर इस यात्रा से लोग राहुल गांधी को ज्यादा पसंद करें, ये भी पार्टी के लिए अच्छा है। मैं कोई बुराई नहीं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि पंजाब में जो पीपीसीसी है वो फोन कर रहे हैं लोगों को, पीपीसीसी के लीडर, बड़े लीडर लोगों को फोन कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं कि खड़गे साहब को वोट दो, थरूर साहब को वोट ना दो? देखिए, गांधी परिवार का मैसेज है। नहीं, गांधी परिवार का मैसेज तो मैं नहीं माना जाऊंगा। जब गांधी परिवार मुझसे आंख में देख के कहते हैं कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी तीनों ने मुझे कहा कि आप लड़िए, हम निष्पक्ष हैं, हमारे पास कोई ऑफिशियल उम्मीदवार नहीं है, तो मैं उस पर क्यों भरोसा नहीं करूं? ये तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों फिर पंजाब में? मुझे पता है लोगों को फोन किए गए कि वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जो कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो कहते हैं, उनसे पूछूंगा कि क्यों आपको आपके पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? अगर उनके, क्योंकि जो पंजाब आप फोन करेंगे कांग्रेस के बड़े लीडरों को कि ये क्या हो रहा है? जो पार्टी के सबसे फोन कर रहा हूं, और कोई मुझे ऐसे नहीं कहा कि उसके कोई निर्देश। ये हमारे पास रिपोर्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो पीपीसीसी के लोग हैं वो फोन कर रहे हैं कि शशि थरूर को वोट ना डालो। सिर्फ पंजाब में नहीं, मैं तो तमिलनाडु से आया हूं आज सुबह, और वहां भी यही खबर मिली कि कोई नेता सोचते हैं कि ये आधिकारिक उम्मीदवार है, इसलिए थरूर साहब के साथ जाइए मत, उनके साथ दिखाइए भी मत कि आप हैं, किसी को देखना नहीं चाहिए, इस किस्म की बात। मैं कहता हूं लोगों को, पहली बात यह है
कि गांधी परिवार ने ये कहा। दूसरी बात ये है कि उनके ऑथराइजेशन के साथ मिस्त्री साहब जो चुनाव चला रहा है, जो जो आपको पता है ना, वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन अथॉरिटी का टाइटल है, मिस्त्री साहब ने कहा माध्यमों के सामने कि यही बात है। और अगर कोई कोई भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार है या पार्टी के कोई आधिकारिक उम्मीदवार है, उसने कहा ये बात सही नहीं है। उसने 2 बार कहा। तो ये सब करने के बाद अगर किसी ने ऐसे कहा, अंतिम चीज ये भी सोचिए कि बैलेट तो सीक्रेट है। आप जाएंगे, आपका सीरियल नंबर दिखा के आपको वोटिंग का कागज मिलेगा, लेकिन उस कागज में ना कोई सीरियल नंबर होगा ना कोई भी। ये भी कहा जा रहा है कि जो शशि थरूर हैं वो एक हिंदू अपर कास्ट हिंदू एलीट हैं। और मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी बात करते हैं हाशिए पर पड़े लोगों की, तो खड़गे साहब दलित लीडर हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए, मैं उसको बहुत बहुत सम्मान देता हूं, मैं उनके साथ काम किया हूं जैसे मैंने कहा, लेकिन मैं उनको एक बहुत महान लीडर मानता हूं, सिर्फ उनकी जाति देख के नहीं। और मैं भी जो अभी तक मेरा काम किया है, और मैं आपको पता है मैं विदेश में यूनाइटेड नेशंस में करीब 29 साल काम किया हूं, तो इस किस्म के आदमी, इसमें कोई जाति से कोई बंधन नहीं था। जो भी मैं काम किया मेरिट पे, जो मैं पढ़ाई के लिए विदेश गया वो तो स्कॉलरशिप लेके, क्योंकि मेरे पास मार्क था। वहाँ पहुँच के मैं जो सारे रिकॉर्ड तो छोड़ दिया, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, वो कड़ी मेहनत करके किया। उसके बाद काम मिला, मुझे कोई गॉडफादर नहीं थे यूनाइटेड नेशंस में, काम करते हुए बढ़ गए। और अंत में मैं जो अंडर सेक्रेटरी जनरल स्थान बना, और मनमोहन सिंह साहब ने मुझे मांगा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए। मैंने किया कि भारत के लिए मैं बहुत खुशी से करूँगा। अंत में नहीं हो पाया, 7 उम्मीदवार थे, मैं तो सेकेंड आया, पोस्ट नहीं मिले। लेकिन ये सब देखिए, इसमें कोई जाति की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो जाति समझते भी नहीं है लोग, यूएन पे या विदेश पे। फिर मैं वापस आया, वहाँ भी जाति की बात नहीं, क्योंकि केरला में तो लोग आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और मैं तो कांग्रेस आइडियोलॉजी का आदमी हूँ जैसे खड़गे साहब है। तो इस किस्म की क्वारल नहीं हमारे बीच में। एक चीज़ मैं जो कह रहा था, जो आपने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया, बैलेट सीक्रेट है, बैलेट पे कोई इशारा नहीं होगा कि किसने वोट किया। और मिस्त्री साहब ने कहा कि सारे बैलेट बॉक्स वोट के बाद सील करे जाएगा, दिल्ली लेके आएंगे, दिल्ली में उम्मीदवारों के सामने सील खोलेंगे, और सील खोलने के बाद सारे वोट्स को मिले जुले करके उसके बाद गिनेंगे। तो मतलब यह है, अगर किसी को कोई पीसीसी नेता ने ऐसे कुछ कहा जो कहना नहीं चाहिए था, उनका मन में ये वो जानना चाहिए कि पीसीसी चीफ को कभी पता नहीं चलेगा कि वो कैसे। कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि कांग्रेस पार्टी है जो, उसमें आप जैसा, जितना आप इंटेलेक्चुअली चीजों को आर्टिकुलेट होके डील करते हो, कांग्रेस में ना कोई ऐसे होना चाहिए ना कोई ऐसे होना चाहिए, बस यहां रहना चाहिए। यहां जाओगे तो उखाड़ दिए जाओगे नीचे। मैं तो मध्यम वर्ग का आदमी हूँ। मेरा पिताजी एक सैलरी मैन थे, जैसे वो काम करके हर महीने तनख्वाह लेके आके परिवार को चलाता था। और मेरे जो विश्वास भी है, मैं ना लेफ्टिस्ट हूँ ना राइटिस्ट हूँ, मैं बिल्कुल बीच में पर चलता आपको लगता हूँ। है ना इंटेलेक्चुअली कई बार मास से उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एक सुपरफिशियल दुनिया बन जाती है इंटेलेक्चुअल की। इंटेलेक्चुअल एक देखिए, अपने तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड, जो मास कनेक्शन होता है, मास लीडर किसी को और कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल बहुत कम है जो मास पहली लीडर हुए बात हैं एक समझ इंडिया लीजिए, में भी। जो आप इंटेलेक्चुअल्स के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा वो लोग राज्यसभा में होते हैं। मैं तो पैराशूट लेके राज्यसभा कभी नहीं गए। मैं आके चुनाव लड़े, एक बार नहीं 3 बार, और मोदी वेव के समय, और मैं 3 बार जीत के आया हूँ। मेरी कंस्टिट्यूएंसी में करीब 60% से ज़्यादा ग्रामीण लोग हैं। ये बड़ा शहर वाले नहीं वोट दे रहे हैं, उनके वोट मुझे कम मिला, ग्रामीण लोगों का वोट मिला, क्योंकि मैं उनके साथ जाके संपर्क करके उनका वोट मांग रहा हूँ। और उनकी जो ज़रूरतें हैं, मैं उसके लिए काम किया हूँ केरला में। तो ये भारत में क्यों नहीं कर सकता हूँ कहीं और। देखिए, मैं पंजाब को बहुत बहुत मानता हूँ, मुझे पता है कि पंजाब धरती के साथ काम किया, लेकिन फिर भी मेरा जो किताब है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में, ईरा ऑफ डार्कनेस जो कहा अंग्रेजी में, उसको वो तो पंजाबी में ट्रांसलेशन हो गए हैं, और पंजाबी लोग भी मैं पढ़ उसी रहे पर, हैं। मैं किताबों पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आप वहां पर आप बात करते हैं कॉलोनियल माइंडसेट की, आपने वेस्ट में जाके आपने वेस्ट को धो दिया पूरी तरह से कि वेस्ट क्या है, और आप वहां पर पार्लियामेंट में खड़े होके वहां पर बहुत सारी जगह पर बोले कि ये क्या है। आपको लगता नहीं जैसे आप कॉलोनियलिज्म पर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के फ्यूडल माइंडसेट पर भी बोलना चाहिए आपको? देखिए, क्योंकि जब उनको आप, लगता है कि स्ट्रक्चर वैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। ये फ्यूडल माइंडसेट नहीं है गांधी परिवार का। तो मैं बदलाव के बारे में ही बोल रहा हूँ। कॉलोनियल माइंडसेट पर बोलते हैं, पर कांग्रेस पार्टी के फ्यूडल माइंडसेट देखिए, पर मैं नहीं बोलते किसी आप। को आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, जब मैं उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ। भविष्य में कांग्रेस में सब लोग एक साथ रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर मैं जीता या खड़गे साहब जीता, अंत में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। और कांग्रेस की जीत होने का मतलब यह है
कि हम लोग दोनों एक साथ काम करनी चाहिए इस पार्टी के को मजबूत करने के लिए। लेकिन आज के हाल आपको पता है, 2014 में हमें 19% मिला, 2019 में भी 19% मिला। तो अगर हमारा वोट बढ़ाएंगे नहीं कहीं से, क्या भविष्य होगा हमारे 24 में? पर आपको तो मैं चाहता हूं कि अगर हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, और ये तो काफ़ी मजबूत पार्टी है, सरकार भी अभी चला रहे हैं, अगर हम उनके फेस होना चाहिए तो हमारी पार्टी को भी हम बदलना चाहिए। आप कांग्रेस का फिक्र कर रहे हैं, लोग आपका फिक्र करते हैं कि कहीं शशि थरूर बीजेपी ने चले जाएं। अरे वो क्यों? कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पास बुक लेके चले जाते हैं, कभी बीजेपी के लीडरों के पास, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लोग सुनते नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वो किताब की बात। वाई एम हिंदू आपने लिखी, उस पर मैं आऊंगा बाद में। वो तो मैं उनको नहीं दिया क्योंकि वो दूसरी उनके किताब खिलाफ मैं है। उस पर भी आता हूं। हाँ, लेकिन मैं जो ईरा ऑफ डार्कनेस जो उनको गिफ्ट दिया, कारण ये था कि वो किताब लिखने के पहले जब मैं ये भाषण दिया इंग्लैंड में, मोदी जी ने मुझे तारीफ किया। उसने कहा कि ये बिल्कुल अच्छी चीज कहे और सही जगह में। तो इस किस्म की जो तारीफ प्रधानमंत्री देते हैं एक सांसद को, सांसद तो कम से कम ये तो इतना रिस्पेक्ट तो दिखाना चाहिए, इतना इज्जत तो देना चाहिए कि हमको किताब प्रेजेंट करूं उनको। तो ये इसलिए मैंने गया, और मेरे ख्याल में मेरे बाकी सारे जो किताब है, मोदी जी बहुत खुश नहीं होंगे। मोदी जी के बारे में मैंने एक क्रिटिकल बुक लिखा है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। हिंदुइज्म में जो लिखा है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ कि जो मैं हिंदुइज्म से समझता हूँ, और मैं विवेकानंद का भक्त हूँ, मैं कहता हूँ कि जो विवेकानंद स्वामी जी ने हमें सिखाया, ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदू धर्म कहते हैं कि सब लोग को हम सम्मान दे, सब लोग को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट दे के काम करें और एक साथ जिए। लेकिन हिंदुत्व कहते हैं कि सिर्फ हमारी, जैसे ब्रिटिश फुटबॉल होलीगन होते हैं ना, कि हमारी टीम को आप समर्थन नहीं करेंगे तो आपको हमारे सिर पे मारेंगे। इस किस्म के हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है। तो इस किस्म का तर्क मैंने किया इस किताब में। ये सब तो बीजेपी बिल्कुल पर ऐसा है कि कई बार आप जो रेडिकल हिंदुत्व है उसको आप उस तरह से टैक नहीं कांग्रेस कर रही, कहीं 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 हिंदू, क्योंकि इस देश में बड़ी आबादी हिंदुओं की है और कांग्रेस पार्टी भी ये पोलराइजेशन करती रही है। 84 में देखा है बहुत सारी जगह पर। सब आप शाहबानो केस देख लो, आप सोमनाथ मंदिर का केस देख लो, बाबरी मस्जिद का दरवाजा जब जाके राजीव खुद गए थे तब, तो आप भी खुद नहीं गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खोल दिया, कोई लेकिन पर शायद ऑर्डर यहाँ से, तो ये सारा ऑर्डर आया था और बाकी सारी चीजें सपोर्ट कर। तो आप भी तो ये पॉलिटिक्स करते रहे। अभी आपको फिक्र है कि इतना हिंदू पोलराइज हो गया, राहुल गांधी को भी जनेऊ पहन के मीडिया को दिखाना पड़ता है, लेकिन और आप सारे लोग वो पॉलिटिक्स करने लग गए, कोर पॉलिटिक्स आप अपने सेकुलरिज्म की छोड़ गए। नहीं, सारे हिंदू एक मन के नहीं है। कभी भूल जाइए मत कि हिंदू इस देश में 80% है, और मोदी जी के पूरे वोट पूरे देश में 37% है। मतलब अगर सारे उनके 37% हिंदुओं ही है, फिर भी उनको आधा हिंदू नहीं मिला। हिंदू आंकड़े के आधा है 40, उनको सिर्फ 37 मिला। इसका मतलब है कि एक मेजॉरिटी हिंदू इस देश में मोदी जी की आइडियोलॉजी के खिलाफ रहा है। दोनों चुनाव में, पहले में उनको 31 मिला, दूसरे में उनको 37 मिला। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हिंदू, और मैं तो बहुत हिंदू को जानता हूँ जैसे आप भी जानते हैं, मेजॉरिटी हिंदू दूसरों के खिलाफ नहीं है। वो अपने ही धर्म मानते हैं, वो अपने पूजा करते हैं, अपने मंदिर जाते हैं, अपने भक्ति दिखाते हैं, लेकिन दूसरों के सामने वो बिल्कुल इज्जत से, रिस्पेक्ट से उनको ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल में हिंदू लोग ऐसे हैं जो बहुत मर्यादा से गुरुद्वारा जाते हैं, जो कभी कभी मस्जिद भी जाने के लिए तैयार है। सूफी दरगाह में कितने हिंदू आप देखते हैं। तो हिंदू ऐसे नहीं है कि वो कट्टर, वो मुसलमान को खिलाफ, दूसरे के खिलाफ। मेरे जैसे हिंदू है, मेरे ख्याल में हम लोग ही है मेजॉरिटी हिंदू धर्म में। पर आपको लगता नहीं जो आपने बोया था वही काट रहे हैं? अरुंधति राय ने लिखा था, कांग्रेस जो जो रात में करती थी, बीजेपी वो दिन में करती है। और आप रात में क्या करते रहे, वो बहुत सारी चीजें हैं जो रात में करते रहे, जो मैं आपको गिनवाई। उसमें 84 भी है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आपने हमेशा जो भी हुआ उसका पॉलराइज किया, उसका फायदा उठाया। आपकी सबसे ज्यादा सीटें आई 1984 के आप बाद। अगर मेरे लेख पढ़े हैं तो आपको पता है कि मैं भी पुराने ज़माने की कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा हूँ, लेकिन मैं 2009 से कांग्रेस में हूँ। और क्योंकि उसके पहले में कोई पार्टी नहीं था, मैं सारे को क्रिटिसाइज करता। बीजेपी के खिलाफ हर बार लिखा हूँ, मैं कभी भी उनको प्रेज नहीं किया। लेकिन कांग्रेस मेरे ख्याल में 91 के बाद, मनमोहन सिंह जी के बजट के बाद बहुत लिबरल हो गए। और आजकल जो भाजपा का जो ये खतरनाक राइज हुए हमारे देश की राजनीति में, सिर्फ कांग्रेस है जो बीजेपी का रेजिस्टेंस दे सकता है।
और इसलिए मैं कांग्रेस के साथ हूं क्योंकि कांग्रेस की कैपेसिटी है पर पूरे पूरे मैं देश में हमारी मैं ये footprint पूछ है। रहा हूं कि तो मैं कहता हूं कि 2009 के पहले जो कुछ हुआ मैं तो था नहीं। और और मैं अगर एक ये एक आपसे उदाहरण पूछा, आपसे प्रिंसिपल मैं पूछता हूं, इज प्रिंसिपल में आपने कांग्रेस मैंने पार्टी, माने, हाँ। इज कांग्रेस पार्टी अपॉर्चुनिस्ट कम्युनल? I don't think it's communal. I think in the past अपॉर्चुनिस्ट it कम्युनल? may have been opportunist in the past at some times, but certainly in the struggle against the BJP, the Congress Party is staying strong with its principles. And our principles are the secular principles, the pluralist principles. ये तो inclusive India की पार्टी है हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, कि सब लोग एक साथ रहें। क्या आपका आपका आपकी भाषा हो, आपका धर्म या मजहब हो, आप हमारे देश में किस इलाके में आप पैदा हुआ, कौन सी जाति है आप, ये सब कुछ लेना देना नहीं। हमारे संविधान में जो लिखा है, आप भारतीय नागरिक हो तो आपका हक एक ही है, सब लोग के साथ। वाई आई एम हिंदू में आप लिखते हैं कि बहुत सारी धाराएं हैं हिंदू धर्म की, उसमें नास्तिकता तक भी आप चले जाते हो कि हिंदू धर्म में अथीस्ट भी हैं। तो उसके बाद बाकी धर्म है, जैसे बौद्ध है, जैन है, सिख हैं, इनके अपने धर्म ग्रंथ हैं। बिल्कुल। धारा 25 भी है इस देश में। कांग्रेस पार्टी ने कभी क्यों खत्म नहीं की? सिखों ने तो कहा खत्म कर दो धारा 25 भी। हम क्यों उस कैटेगरी में? हमारा आनंद मैरिज एक्ट क्यों उसमें रजिस्टर्ड, हमारी मैरिज क्यों रजिस्टर्ड हो उसमें? कांग्रेस पार्टी अगर सेकुलर थी क्यों नहीं किया ऐसा? देखिए, इस विषय पे मैं ज्यादा जानकारी नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि इस विषय को पढ़ना पड़ेगा। धारा 25 भी पता है आपको? नहीं, 25 भी 25 भी कहती है कि जैसे जो कहती है कि सब हिंदू हैं, जितने भी उनके बाकी मुस्लिमों के बिना बाकी सब जो धर्म है, हिंदू है, बौद्ध है, जैन है। आनंदपुर का मता जो सिखों का था, उसमें ये बड़ी मांग थी कि 25 बी को हटाया जाए। तो ये मैं कह रहा हूं कि जो सेकुलर, मैं इसीलिए कहता हूं अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही थी तो आज हार्ड हिंदुत्व आपके सामने खड़ा है, वो आपने पैदा किया है। शायद अब आप कह रहे हैं तो मैं तो था नहीं यहाँ, और मैं तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, आपको पता नहीं, आप कॉलोनियल हिस्ट्री पर तो चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐतिहासिक राजनीतिक इतिहास के बारे में भी मैं मान लेता हूँ कि कुछ चीजें हुई हैं शायद जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी जो कुछ है उसको हम लेके सबके साथ बात करके आगे जाना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि अभी बीजेपी कॉमन सिविल कोड के बारे में बोल रहे हैं, कोई नहीं कह रहे कि कॉमन सिविल कोड बुरा है, लेकिन लोगों से बात करें, लोगों को एक साथ ले जाए, यही बात है। हमारी राजनीति एक अच्छी तरह करनी चाहिए, लड़ाई पैदा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। आप अपनी किताब इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम एंड बियॉन्ड्स में ब्लू स्टार का जिक्र भी करते हैं और इंदिरा गांधी का जिक्र भी करते हैं। क्या जिक्र है वो? देखिए, मैं खुश नहीं था, और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में माफ़ी मांगा सिख कम्युनिटी से कि जो भी हुआ, कांग्रेस सरकार थी उस वक्त, ये नहीं होना चाहिए था। उससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? हमारे जो इतना सीनियर नेता है, जो प्रधानमंत्री था उस टाइम पे, उसने ये कहा, मेरे ख्याल में वो है फाइनल वर्ड हमारे तरफ से, वो ठीक ही कहा। आपको लगता है कई बार ये मॉरली, क्योंकि मॉरल बहुत बड़ी चीज होती है, कभी मॉरली जब कांग्रेस गुजरात पर बात करती है, बाबरी पर बात करती है, बीजेपी के कम्युनिज्म पर बात करती है, हिंदू तबा की पॉलिटिक्स पर बात करती है, तो कहीं मॉरली कहीं ना कहीं आके वो उसके सामने 84 खड़ा हो जाता है। भाजपा यही इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये वॉटर बाउंड्री करते हैं कि जो भी उनके खिलाफ कहा, वो कुछ ना कुछ उदाहरण लेते हैं कि जब कांग्रेस इतने साल हमारे देश की सरकार चलाई तो बहुत उदाहरण है वो छू करके कि ये व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। ये वाटर बाउंड्री रुकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब कहें कि जो कुछ बुरा हुआ है वो कभी आइंदा नहीं होना चाहिए। इसलिए भविष्य में हम सारे रिजॉल्व करें कि हमारे देश में इस किस्म के अन्याय किसी के खिलाफ ही नहीं हो। आपने यहाँ से इस्तीफों के बाद आप अमेरिका गए, अमेरिका में आपने इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई की, तो पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में क्योंकि बॉर्डर स्टेट है पंजाब। बिल्कुल। तो आप क्या देखते हैं, जैसे करतारपुर के बारे में एक अच्छी डेवलपमेंट हुई, बहुत अच्छी। आप ट्रेड को कैसे देखते हैं कि ये बॉर्डर, क्या हम पंजाब में एक बहुत बड़ी डिमांड है कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए पाकिस्तान के साथ तो पंजाब बहुत बेनिफिटेड स्टेट हो जाएगी। बिल्कुल। एक्चुअली इस विषय पे मैं मोस्ट फेवर्ड स्टेट का नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जा भी दे दिया, उसके बाद भी कुछ तो पाकिस्तान का हिम्मत नहीं थी। आपको पता है बहुत सारी चीजें जो पंजाब में पैदा होती हैं वो पहले बॉम्बे जाती हैं, फिर इस्लामाबाद जाती हैं, फिर लाहौर आती हैं, जबकि लाहौर अमृतसर से 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर। मैं तो गया था बॉर्डर। एक्चुअली मैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी का चेयरमैन था पार्लियामेंट का, और हम लोग पूरे कमेटी ले गए। गुरजीत सिंह औजला मेरा दोस्त जो अमृतसर का संसद है, वो थे हमारे साथ, और बहुत 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 गर्व से बाइनोकुलर लेके करतारपुर साहिब को देख सका, वो आखिरी बॉर्डर पोस्ट से।
ये तो कॉरिडोर खोलने के 2 साल पहले की बात कह रहा हूं। हमने पार्लियामेंट की रिपोर्ट में लिखा कि खोलना चाहिए। हम लोग बॉर्डर भी गए, बॉर्डर में अटारी वाघा बॉर्डर में हम गए, हमने देखा, हमने उन कस्टम्स लोगों से बात की कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स है आपके, क्यों इतना कठिन है ट्रेड करने के लिए। देखिए, बात है कि दोनों तरफ से राजनीति है इसमें। आपको आप ये मानना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान ने हमारे तरफ हमला करना नहीं रुका या आतंकवादियों को बेच के, हमारी सरकार में हेजिटेशन होंगे, क्योंकि कोई भी गुड्स ट्रक आए हमारे बॉर्डर पे तो पहला शक ये है कि इस गुड्स ट्रक के अंदर क्या बॉम्ब छुपाया है या आतंकवाद है या कोई बंदूक है। तो इस किस्म का जो सस्पिशन है, बिना ट्रस्ट से आप कैसे करेंगे। मैं कहता हूं कि ये दोनों देश के लिए अच्छा होगा। आपने जैसे कहा पंजाब के लिए बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेनिफिट है। मैं एक स्टडी पढ़ा हूं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो कह रही थी कि पाकिस्तान की जीडीपी 2% से बढ़ जाएगा अगर इंडिया के साथ फ्री ट्रेड हो गए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिसी इतनी बुरी है कि वो लोग हमारे साथ दुश्मनी करते हुए ये सब नामुमकिन कर प्रिंसिपली दिया। आप क्या मान मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भूल जाइए मत कि हमारे तरफ से जब हमारे पंजाबी प्रधानमंत्री थे आई के मनमोहन सिंह, बिल्कुल तब आई के मनमोहन सिंह टाइम प्रधानमंत्री होने के पीरियड। पहले गुजरात साहब थे, उसने दिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और 10 साल के बाद हमारी सरकार ने कहने लगी देखिए ये तो वन साइडेड नहीं हो सकता। अगर हम हमारे तरफ से आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे हैं, अगर आप हमें नहीं दिया तो हमको इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अंत में यही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान कह रहे थे कि हम कैसे कहें कि भारत एक सबसे पसंदीदा देश है। हमने कहा कि कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, आप पसंदीदा मत कहिए, लेकिन ये स्टेटस जो है कि सबसे लोएस्ट टैरिफ मिलना चाहिए, ये तो कर दीजिए। जो हम दुनिया भर में जो पीस मूवमेंट्स चलती है ना कि वॉर ना हो, हम देख रहे हैं यूक्रेन वाला भी, बाकी भी दुनिया में पूरी जियो पॉलिटिक्स है। जो आप जियो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट, जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी होता है, तो जियो पोलिटिकली क्या लगता है आपको कि ये बॉर्डर्स हैं जो वो हार्डन होने चाहिए या स्मूथ होने चाहिए पूरी दुनिया में? सॉफ्ट होनी चाहिए। और मैं तो जो रिपोर्ट कह रहे हैं पार्लियामेंट के कमेटी की रिपोर्ट, उसमें हमने लिखा कि कम से कम आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए ज़रा सा ईज अप कीजिएगा, वीज़ा दे दीजिएगा। हम जानते हैं कि जब पाकिस्तानी हमारे देश आते हैं, कोई नहीं जाता नाराज़ होकर। वो लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको हमारे देश आके देखने के लिए, और पंजाबी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो लोग आपके वहाँ आएंगे, देखेंगे कि बिल्कुल एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही किस्म की बातचीत होगी, एक ही किस्म की जगह है। ये तो शेयर्ड हिस्ट्री है, एक इतिहास अलग नहीं है। एक्चुअली ये जो किताब मैंने लिखा एरा ऑफ डार्कनेस, मैं एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान गया था। इमरान खान उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, वो आके मुझे मिले, वो किताब पढ़ा था, कह रहा था कि जो आपने लिखा है हमारे इतिहास में है। मैंने कहा ज़रूर, आपके, भारत के, बांग्लादेश के एक ही इतिहास है। हम तो एक ज़माने में एक थे, अब अलग हो गए, इसका मतलब नहीं कि अब ये सब भूल जाएं। तो जो भी आप कह रहे हैं मैं मान लिया, मेरे ख्याल में अच्छा होगा, लेकिन इसमें पॉलिटिकल रियलिटीज़ भी समझने की ज़रूरत है। और अगर उनके तरफ से कोई जेस्चर नहीं मिले तो हमारे तरफ से क्या करेंगे। आप भूल जाइए मत, जब मोदी जी गए वो नवाज शरीफ की पोती की शादी के लिए, और नवाज शरीफ का जन्मदिन भी था, बहुत बड़ा जेस्चर था, कोई प्लान नहीं था, ऐसे ही इम्पल्सिवली चला गया। और उसके बाद क्या मिला हमें? पठानकोट पे आक्रमण, उसके बाद क्या मिला? उरी पे आक्रमण। तो अंत में हमारे सरकार के लोग कहते हैं कि हमारे तरफ से सिर्फ हम पीस के लिए, समाधान के लिए हम जेस्चर्स करते हैं, और उनकी तरफ से सिर्फ आतंकवादी आते हैं, तो हम क्यों माने? 2019 में भूल जाइए मत पुलवामा वाला कोट, तो उसके बाद आसान नहीं है ऐसे नॉर्मलाइजेशन करने के लिए। आपका इरादा मैं समझ लिया, लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, पीस होना चाहिए। हाँ। अब मैं भी, देखिए, मैं तो पंजाब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, पंजाब तो हम सब जानते हैं कि चढ़ती कला दी धरती है, तो मुझे भी चाहता हूँ कि पंजाब की चढ़ती कला आ जाए, तो मैं पंजाब को खुश करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब हमें सोच समझ के करनी चाहिए। तो पंजाब के बारे में अगर आपने, जैसे आप बहुत पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, आपने पंजाब के बारे में क्या क्या पढ़ा है, या पंजाब और सिखों को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? देखिए, 2-3 इतिहास पढ़ा था, ऑफ कोर्स खुशवंत सिंह के, जो काफ़ी आसान है। राजमोहन गांधी वाली किताब पढ़ी आपने? नहीं, अभी देखिए, अभी राजनीति में आने के बाद किताब पढ़ने का वक्त बहुत कम हो गया है, तो पुराने वाली किताब उन्होंने औरंगजेब टू माउंटबेटन, वो बेस्ट किताब है उनकी, हाँ, वो अच्छी किताब है। लेकिन मैं जो खुशवंत सिंह साहब के इतिहास पढ़ा, पतवंत सिंह साहब के भी काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद मुझे दूसरा हिस्ट्री पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन हिस्ट्री तो हम ज़रा सा पढ़ते रहते हैं। और हमारा अमरिंदर सिंह साहब तो मिलिट्री हिस्ट्री जो लिखे हैं बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल में ये सब हमारे मन में रखना चाहिए कि एक ऐतिहासिक प्रदेश है पंजाब, और आजकल एक बॉर्डर प्रदेश भी बन गया। हमारे जो 65 और 71 के युद्ध में
पंजाब का जो महत्वपूर्ण रोल था ये भी भूल कैप्टन जाना। साहब को कैसे देखते हैं? कैप्टन साहब बीजेपी में चले गए। वो तो दुखित बात है मेरे लिए। मैं उनको बहुत बहुत इज्जत देता था, लेकिन जब अपना ही पार्टी उसने क्रिएट किया, मेरे ख्याल में मैं समझ सका, क्योंकि जो कुछ हुआ है पार्टी के अंदर, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ भी, ना बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो अपनी ही पार्टी बना दिया। मैं मान लिया कि उसको कोई और उपाय नहीं देखा। लेकिन उस पार्टी को भी भाजपा के साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम किसी बहुत सालों से एक पार्टी के खिलाफ काम करते हैं और सडनली उस पार्टी के एक अंग हो जाते हैं, तो इसमें एक प्रिंसिपल को क्या हो गया प्रश्न पूछना है। मैं सिर्फ उनसे नहीं पूछा, मैं सिंधिया से पूछ रहा हूँ, जितिन प्रसाद से, आरपीएन सिंह से, कई लोग जो बहुत सालों से सख्त कांग्रेसी थे, जो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, और वो कैसे उनके तरफ जाओ। फिक्शन लिखते हैं आजकल? फिक्शन लिख के अभी 20 साल से ज्यादा हो गया। मैं 3 नॉवल मैं लिखा उसी था। पर आ रहा हूँ। आपने नॉवल लिखा रॉयट, सिखों का जिक्र है उसमें, गुरिंदर सिंह की फैमिली का। हाँ, आपको याद है? तो कैसे वो कैसे 84 की बैकग्राउंड कैसे आई उस नॉवल में? देखिए, मैं तो एक रायट के बारे में लिखा जो एक्चुअली एक असली रायट पे बेस्ड था, लेकिन सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल है, मेरे मन से आए। रायट तो हुआ था मध्य प्रदेश में, मैं इसको एक फिक्शनल शहर जो मेरे मन से बनाया हुआ गुरिंदर सिंह के शहर नेफ्यू की लिखा, जो यूपी डेथ हो लिखा। जाती है, उनके नेफ्यू। और वहाँ एक आईपीएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक विदेशी अमेरिकन है, और कोई एक कट्टर हिंदू नेता है। ऐसे 5-6 कैरेक्टर्स है इस किताब में, रायट जो नाम है। और उनमें से आईपीएस ऑफिसर रहा एक सरदार, और उनके परिवार का जो अनुभव जो कहता है, क्योंकि इस किताब में हर व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग किस्म की तरफ से उनकी भाषा में सुन लेते हैं आप। तो आप एक बार ये हिंदुत्ववादी की जो कहते हैं, वो उनकी रीति, उनकी सोच में कहते हैं। जो गुरिंदर सिंह जो मेरा आईपीएस ऑफिसर है इस कहानी में, वो आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी पूरी करते हैं, लेकिन वो एक दिन शराब के साथ बैठ के एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को अपनी कहानी सुनाते हैं। कह रहा था कि उनका परिवार चाहते थे कि वो आईपीएस में जाए, कि देश को सुरक्षित रखे, और क्या क्या होता है उनके परिवार में। एक जो भतीजा है, उसका गाड़ी के अंदर आग जला के उसको मरा दिया 84 में। और उस वक्त वो कहते हैं कि वो आईपीएस ज्वाइन किया हुआ था, मैं वो छोड़ना चाहता, वो बहुत नाराज है। और उनका पिताजी उनसे कहा कि नो, तुम रहो, क्योंकि हमारे देश में जो हुआ है ये आइंदा नहीं होना चाहिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी और के भतीजे, तुम्हारे भतीजे के जैसे, इस किस्म की मृत्यु नहीं सह करे, इसके लिए तुम रहना और हमारे देश को सुरक्षित रखना। तो ये सुन के गुरिंदर रहता है देश की सेवा में और आईपीएस में। तो ये एक कहानी है उसका। इस किताब में कई लोगों की कहानी है, लेकिन गुरिंदर का कैरेक्टर मुझे सबसे अच्छा लगा। कोई सिख पढ़ता है उसको लगता है शायद ये, क्योंकि फिक्शन है वो, पूरा सिख के लिए वो 84 की बैकग्राउंड बन जाती है। बिल्कुल। हम्म। पर आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश की आपने लिखा, बैकग्राउंड ये रखी, 89 मध्य का प्रदेश की बैकग्राउंड रखी आपने। 18 लेकिन एक्चुअली किताब में उत्तर प्रदेश बना दिया, लेकिन एक ही किस्म की कहानी है। और मैं जिस पीरियड में डिस्क्राइब कर रहा हूँ 89 है, तो 84 को जो हुआ उनका मन में काफ़ी फ्रेश है, 5 साल पहले हुई है। तभी इसके बारे में किसी ने एक फिल्म स्क्रिप्ट भी लिखा है कि शायद एक दिन आपके टेलीविज़न में कोई ओटीटी में आएगा। मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म अगर वो लोग बनाएं, कि गुरिंदर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इस फिल्म में, क्योंकि वो है, जैसे आप कहना बहुत बहुत अच्छा लगता है आपको मॉरलिटी के बारे में, वो है मॉरल सेंटर इस फिल्म का। तो आपकी जब भी बीजेपी आपको बहुत सारी चीज़ों पर ट्रोल करती है, सबसे ज़्यादा करती है अगर कोई भी आपकी फोटो किसी महिला के साथ आ जाए, है ना, वो खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकीदार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। देखिए, शशि थरूर के लिए इश्क क्या है? देखिए, मैं तो सब लोग को बहुत पसंद करता हूँ। कोई राजनेता है जो महिला के समर्थन नहीं चाहते हैं? बिल्कुल हम चाहते हैं, अब पुरुषों को भी चाहते हैं, मर्दों को भी चाहते हैं। लेकिन ये है कि जैसे उन लोगों के ट्रोलिंग से राहुल जी को पप्पू बनाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ मुझे कोई कैसनोवा बनाने की कोशिश किया। देखिए, कोई मैं फंक्शन जाके भाषण देता हूँ, भाषण के बाद कोई महिला आके सेल्फी खींचते हैं, उनके फेसबुक से लेके उनको ट्रोल करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है? ये बहुत पेटी चीज़ होती है मेरे ख्याल में। और मैं लोगों से कहते हैं कि ऐसे मत कर। मुझे याद है जब मैं वो वर्ल्ड कप क्रिकेट देखने गए, कि कोई औरत जो जिनका पति फोटो खींचा मेरे साथ, उसको भी इतना ट्रोल किया कि शायद वो रो रही होंगी।
ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में देखिए, मेरा सोच को आप क्रिटिक कीजिए, अगर जो कुछ मैं कहता हूँ, जो कुछ मैं लिखता हूँ आपको पसंद नहीं है, बोल दीजिए। लेकिन किसी के साथ फ़ोटो खींचना तो हर राजनेता करता है, और जितने भी सेल्फ़ी मैं देता हूँ, मैं सिर्फ़ ये देता हूँ क्योंकि लोग चाहते हैं। मैंने जाके कोई औरत के साथ खड़े होके, मैं अब तक एक फ़्लाइट भी नहीं लिया इस देश में जहाँ एयर होस्टेस मेरे साथ पिक्चर नहीं माँगा। तो क्यों मैं मना करूँ? राजनीति में हम सबको खुश करने खुशी करने की कोशिश में हैं। तो ट्रोल्स के छोड़ दीजिए। आप ज़रा-सा संतुष्ट रहिए कि अभी भी हमारी राजनीति इतनी डिस्क्रेडिटेड नहीं हो गई है कि कोई भी राजनेता के साथ फ़ोटो नहीं खींचना चाहते हैं। एट लीस्ट दिस इज़ बेटर देन दैट। मैं यही कह रहा हूँ कि शशि थरूर के लिए इश्क का मीनिंग स्पिरिचुअल, फिक्शनल, सब टेक्स्ट कुछ क्या सब है? कुछ क्या सब है? सब कुछ है। क्या है देखिए मतलब आप क्या, मैं कहूँगा इश्क की डेफिनेशन क्या है? देखिए, मैं कहूँगा कि इश्क जो होता है, ये बहुत किस्म के इश्क हो सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो फ़िलोसॉफ़िकल इश्क जो आपने कहा, शायद इश्क के अलावा कोई दूसरे शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के लिए जो प्रेम होता है, उसको शायद इश्क नहीं माना जाता। ये एक प्रेम है, देश प्रेमी कहते हैं। लेकिन इश्क तो नॉर्मली एक दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। एक औरत, अगर आप वो चाहते हैं, कुछ और शायद कभी भी एक भाई के लिए भी आप ऐसे ऐसे इश्क दिखा सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत पवित्र चीज़ है ये इश्क। भगवान ने इंसान को ये कैपेसिटी दी है हमें कि हम हमसे ज़्यादा किसी और के बारे में सोच सके। ये तो एक बहुत अच्छी कैपेसिटी, कोई जानवर शायद ऐसे नहीं सोचते, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इंसान का ये बहुत ब्लेसिंग है भगवान से कि हम दूसरों को, दूसरे की इंटरेस्ट, दूसरे की भलाई के लिए हम सोच सकें। तो इस किस्म के इश्क मेरे ख्याल में बहुत अच्छे होते हैं। कहा जाता है ना, और भी गम हैं ज़माने में इश्क के सिवा। और की गम ने ਤੁਹਾਡੇ? हाँ, इश्क क्या से कोई गम तो कोई होते भी है ज़िंदगी में कभी-कभी। कोई रिग्रेट है शशि थरूर को किसी बात का? देखिए, बहुत बातों से रिग्रेट है। मैं सोचता हूँ कि जो है इस दुनिया में, जो जिस पे किसी भी रिग्रेट नहीं है, तो ये ज़्यादा सोचने वाला आदमी नहीं है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं है जो गलती नहीं की है, जिसके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून नहीं गिरे हैं। अगर ये बैठ के सोचते हैं कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो कुछ ना कुछ मिलेगा रिग्रेट करने के लिए। मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत सारे रिग्रेट्स हैं, बहुत-बहुत। लेकिन फ़र्क ये होना चाहिए कि रिग्रेट पे आप डूबे मत, कि आप रिग्रेट याद रखिए, लेकिन आप बहुत पॉज़िटिव स्पिरिट से आगे चलिए कि आप बोलिए कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जो गलती हमने की है, जो कुछ हुआ जो हम रिग्रेट करते हैं कि ये आइंदा नहीं हो। तो हम पॉज़िटिव स्पिरिट में आगे आगे जाना चाहते हैं। इस किस्म के काम करना चाहिए और इस किस्म की जीवन जीना चाहिए। यही मेरी रीति। शशि थरूर अथीस्ट हैं या स्पिरिचुअल हैं? अथीस्ट हैं या स्पिरिचुअल हैं? मैं स्पिरिचुअल हूँ जी। मैं तो हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ, और मैं बहुत सारे मज़हब को मानता हूँ रिस्पेक्ट से। मैं हमारे गोल्डन टेम्पल को 4-5 बार गया। मुझे वहाँ जो स्पिरिचुअलिटी लगा, मुझे बहुत शांति मिली। मैं पर्सनली कहता हूँ, मैं सिख नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कड़ा पहनता हूँ, निकाला था एयरपोर्ट का वो सिक्योरिटी के लिए, मैं वापस रखने भूल गया। लेकिन मैं वो सब करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मान लें कि हमारे देश में कई किस्म की रीति है भगवान की तरफ हमारे हाथ स्ट्रेच करने के लिए। मैं यही रिस्पेक्ट मेरी कंस्टिट्यूंसी में भी दिखाता हूँ। हमें तो ज़्यादा सिख नहीं, तो गुरुद्वारा नहीं तिरुवनंतपुरम में, लेकिन हमारे इलाके में चर्च है, मस्जिद है और बहुत सारे मंदिर हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मंदिर वाले शहर होगा तिरुवनंतपुरम, और काफ़ी पुराने मंदिर, 1000 साल पुराने मंदिर। लेकिन सब में जाना मेरा फ़र्ज़ है क्योंकि मैं सब लोग का प्रतिनिधि हूँ। तो इस किस्म का जो रिस्पेक्ट देते हैं भगवान को, आप उसी स्पिरिट में दीजिए कि आप किसी का भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रार्थना करें, तो नेचुरली आप ऊपर वाला का जो स्पिरिट है उनसे कहते हैं कि इसको ज़रा देख लीजिए, इसको संभाल लीजिए। किसी का देहांत हो गया तो उसका आत्मा को ज़रा आप शांति दे दीजिए। इस किस्म की प्रार्थना मेरे ख्याल में ये बियॉन्ड इंडिविजुअल रिलीजन है, कि शायद उस व्यक्ति जो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मेरे लिए वो इंसान है, और इंसानियत है सबसे बड़ा मज़हब है मेरे। आप ज़िंदगी में रोए हैं कभी? आखिरी बार कब रोए थे, अगर रोए थे? देखिए, कई बार रोया हूँ। कुछ सालों से रोने की ज़रूरत नहीं हुआ क्योंकि मैं अपने लिए कभी रोया नहीं हूँ। जब मेरा पिताजी का देहांत हो गया, तो उस वक़्त शायद सबसे
ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी मुझे। डर लगता है किसी बात से? कौन पिता डरते नहीं हैं अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए या कुछ। तो मेरे मुझे 2 बेटे हैं, अभी 3 पोती-पोती भी है। तो नेचुरली उनका मैं हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि उनको देखभाल करे भगवान। मैं तो मैनेज करूँगा, उनको ज़रा देख लीजिए। तो नेचुरली ये किस किस्म का डर तो हर व्यक्ति को होता है, मुझे भी होता है। ये जो नेम फेम है शशि थरूर का पॉलिटिक्स से बियॉन्ड, जो दुनिया शशि थरूर को एज आइडेंटिटी जानती है, एज ए राइटर, एज ए इंटेलेक्चुअल, उसने कभी दिमाग खराब किया है शशि थरूर का कि यार लगाओ, आपको खुद को लगाओ यार, ये मैं कैसा हो गया, ये मैं अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करने लग गया? नहीं, मैं कभी कभी थर्ड पर्सन में बात नहीं करता हूँ। ये भी कहता हूँ कि लोग जो मेरे बारे में कुछ कहते हैं, मैं इट डज़न्ट टर्न माय माइंड। मैं एक बार तो कहा था कोफी आनंद के बारे में कि नाइदर प्लेजर नो प्रेशर चेंजेस हिम। मैं भी ऐसा हूँ, मैं ऐसा होने का कोशिश किया, मैं भी ऐसे हूँ। मैं कोई योगी नहीं हूँ, मैं कोई मतलब साधु नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझे भी मेरे पैशंस हैं, मुझे मुझे लाइक्स डिसलाइक्स है, सब कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा तौर से लोगों को एक्सेप्ट करना कोशिश करता हूँ कि लोग ऐसे हैं, आप आपकी तरफ डू योर बेस्ट एज यू कैन। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर इन लाइफ you want to go forward, you should be the best version of yourself that you can be. Nobody else can be you. So if you can be the best you that you can be, the rest of the world can take care of itself. तो हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ। देखिए, मैं तो आई डोंट थिंक आई हैव चेंज्ड इन एनी वे। जो मुझे कॉलेज से जानते हैं, मुझे एक दो पंजाबी फ्रेंड है जो मेरे साथ थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, वो कहते थे तुम बिल्कुल बदले नहीं, तुम ऐसे ही था वहाँ, आजकल भी अभी ऐसे हैं। तो मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे मन में जब मैं किसी के साथ इंटररिलेट करता हूँ, कभी भी नहीं मैं सोचता हूँ कि आज से मेरे बारे में बड़ा आर्टिकल लिखा था, मैं तो टीवी में आया था, कल मैं ये हूँ वो हूँ, कभी नहीं। मैं एक इंसान हूँ, वो एक इंसान है, उनसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे, बस यही है। ये कभी मुझे ना कोई पोजीशन से मेरा एटीट्यूड बदला। जब मैं मंत्री था कोई फ़र्क नहीं देखे लोगों, और जब मैं मंत्री स्थान छोड़ दिया फिर भी कोई फ़र्क नहीं देखे। एक ही व्यक्ति है, एक ही इंसान है। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी बेस्ट, अगर आपने बुक्स, जैसे ओशो ने कहा कि ये मेरी बेस्ट बुक है जिंदगी की, तो कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे अगर कोई शशि थरूर से पढ़ना चाहे? सारी बुक्स, क्योंकि फिर भी अगर कोई 4-5 बताएं आप। कोई पिता से अब नहीं पूछेंगे कि आपके बेटों में कौन से बेस्ट बेटा है। ये बिल्कुल मैं तो नहीं कह सकता हूँ। मेरे लिए तो सब समान। मैं किताब देखिए, हर वक्त जब आप किताब लिखते हैं ना, अपना पूरा आत्मा आप उसमें देते हैं, और लिखने के बाद जैसे एक बच्चा पैदा होता है वो दुनिया में निकल जाता है, तो ऐसे ही किताब भी निकल गए। उसके बाद हम कभी डिज़ोन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में मेरे साथ मेरा पहला किताब जो था, और मेरे आखिरी अब तक जो आए हैं, क्योंकि इस हफ्ते अंबेडकर के बारे में जो छोटा आत्मकथा निकला, मैंने पूरे मेरे लिए सारे समान। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये 24 किताब में लिखा हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ देम। वहां पर आप एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल में, इसलिए शायद जी, इंडिपेंडेंस को लोग को समझना काफ़ी कठिन है राजनीति में, क्योंकि राजनीति में सारे पार्टी लाइन में चलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे, जब पार्टी एक स्टैंड लिए हैं, और जब इस स्टैंड में मैं भी शामिल हूँ, अंत में पार्टी ही तय करती है। मैं तो बिल्कुल इनको समर्थन किया। आप अभी 14 साल का अनुभव है पार्लियामेंट में, आप देखिए कि मैं जो कई विषय पे मैं लीड किया हूँ पार्टी के डिबेट लोकसभा में, तो आप कैसे कोई भी शक हो सकते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। ऐसे लोग हैं जो हमारे पार्टी छोड़ के चले गए, मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं, ना माना और नहीं गया। तो मैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में हम आगे बढ़े, और इस चुनाव के साथ हम इस पार्टी में नेतृत्व देना चाहता हूँ। ये पार्टी को छोड़ के जाना नहीं चाहता। मैं लास्ट बस आपसे 5-6 नाम लूंगा, आप एक शब्द का अगर कमेंट कर सकते हैं। पीएम मोदी। पैराडॉक्सिकल था मेरा नाम, मतलब मैं जो कहा उनकी किताब, मोदी जी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन जो कुछ बोलता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं देश में। अमित शाह चाणक्य, चालाक वगैरह उस किस्म के शब्द आते हैं लोगों के मन में, तो शायद वो ठीक ही हैं, क्योंकि उसने जो इलेक्शन स्ट्रेटजी चलाई बीजेपी के, तो काफ़ी चालाक थे। लेकिन हार भी महसूस हो गया उनको, अभी बंगाल में और 2-3 जगह पंजाब में। राहुल गांधी, एक शब्द में अगर आप डिफाइन। आइडियलिस्ट उनका मन बिल्कुल, वो आपने जो कहा मॉरल अथॉरिटी, ठीक है, बहुत आइडियलिस्ट है। सोनिया गांधी बहुत प्रैक्टिकल और हार्ड वर्किंग, सिंसियर कहना चाहिए। प्रियंका तो बहुत चार्मिंग, बहुत
इंटेलिजेंट, बहुत क्या कहूँ, I find her very intelligent, I find her very charming, and I find her very capable. अरुंधति राय। कौन? अरुंधति राय। ओ, अरुंधति रॉय बहुत अच्छा लेखक है, लेकिन मेरे लिए जरा सा ज्यादा लेफ्ट साइड पे चली गई। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ Thanks very ਯੂ much. ਥੈਂਕ ਯੂ बहुत ਸਰ। शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਮਝ ਆ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।